सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी थी, जर्मनी का साथ दिया। जंग अज़ीम पहली हुई, उसके अंदर जर्मनी के साथ इत्तेहादी था सल्तनत उस्मानिया। जबकि उस सल्तनत उस्मानिया ज़वाल पजीर थी, सल्तनत उस्मानिया के बिल्कुल बुनियादें हिल चुकी थी और उनके जो उस टाइम बादशाह थे वो भी अजाज पसंद थे, तो इसलिए वो ज़वाल पजीर थे। सबसे पहले चाहिए कि था कि वो जर्मनी का साथ ही ना देते, मगर उन्होंने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी के मुखालिफ थी बरतानिया, जो उस टाइम भी सुपर पावर ममालिक था। और जर्मनी का मुखालिफ बरतानिया के साथ रशिया भी था, जो उसके बाद आफ्टर बरतानिया सुपर पावर बना और बरतानिया रशिया, उसके बाद अमेरिका भी उनके साथ था। जबकि सबसे पहले सुपर पावर बरतानिया बनी, बरतानिया के बाद रशिया बनी, आफ्टर रशिया अमेरिका बनी। अब वो तीन सुपर पावरों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया ने कदम उठाया और कहा कि मैं इनके खिलाफ जंग लड़ूंगा। उसने जंग लड़ी जंग अज़ीम पहली में। जब उसने जंग अज़ीम पहली में जर्मनी का साथ दिया, इनके मुखालिफ था, तो जर्मनी जंग अज़ीम पहली हार गया और बहुत ही बदतरीन तरीके से हारा। जब बरतानिया की फतह हुई, बरतानिया की फतह पर रशिया ने इंजॉय किया, रशिया ने इसका बोलबाला किया और रशिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था बरतानिया का, तो उसका बनता भी था कि जश्न वो मनाते। रशिया के साथ अमेरिका ने भी जश्न मनाया। उन्होंने ये जश्न मनाया और उन्होंने उस जश्न के अंदर एक बात को फाइनल कर लिया कि अब हमने उन मुल्कों को तोड़ना है, उन सल्तनतों को तोड़ना है, उन अम्पायर्स को तोड़ना है जिन्होंने बरतानिया जर्मनी का साथ दिया था हमारे मुखालिफ बरतानिया के। उस जश्न में इस बात को तय कर लिया गया कि अब हमने सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना। सल्तनत उस्मानिया जिसने 40 से 45 ममालिक पर सरबराही कर रहे थे, 40 से 45 ममालिक पर हुक्मरानी कर रही थी सल्तनत उस्मानिया, और इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत थी। और इस सल्तनत के बारे में अहादीस मुबारक में भी बहुत ज़्यादा जिक्र आया और कहा जाता है कि इस सल्तनत के बुनियाद में सहाबा कराम का भी बड़ा रोल है। ये सल्तनत का जो मरकज़ था वो टर्की था। टर्की वाले सहाबा कराम भी आए। हज़रत अय्यूब का बड़ा जिक्र है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की थी मदीना में। उनकी कब्र आज भी टर्की में है बड़ी। वो जंग लड़ने आए थे और उसी के दौरान उनकी डेथ होगी वहीं, तो उन्होंने टर्की ने वहीं उनको हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की थी मदीना में, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आए थे। तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी टर्की में है और टर्की में बेतहाशा सहाबा कराम भी गए हैं, उन्होंने वहाँ जंगें लड़ी हैं और उसके बाद उनकी कब्र भी। और टर्की इस्लाम का घर कहा जा सकता है। टर्की के अंदर इस्लाम ने फला फूला है और टर्की को मैं कहता हूँ कि सहाबा कराम की दुआएं हैं। और टर्की से फिर एक सल्तनत उस्मानिया बनी। आजकल आप पुर्तगाल ड्रामा ज़रूर देख रहे होंगे। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे ऐसे सहाबा कराम टर्की में आए। तो अच्छा, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी और पुर्तगाल ड्रामा आजकल आप देख रहे हैं, ये सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद थी। वक्त गुजरता रहा, जब बरतानिया जर्मनी हार गया, बरतानिया जीत गया। अब बरतानिया, रशिया और अमेरिकन, इन तीनों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इत्तेहाद बना दिया। आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले एक इत्तेहाद की बात करूँगा, उसके बाद आपको 2023 के रिलेटेड और बहुत कुछ बताने वाला हूँ, मगर इस वीडियो में आपको इसके मुताबिक बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की फुल कोशिश कर दी और दर पदे उस पर वार किए जा रहा था, उस पर हमले किए जा रहा था। और जो सल्तनत उस्मानिया का उस वक्त बादशाह था, उसने भी अपनी आवाम को कहा कि हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए से मुराद कि उसने हार मान ली। हार मान के बरतानिया, रशिया और अमेरिका को वेलकम कर दिया अपने मुल्क में और कहा कि बल्कि एक वे पैदा कर दिया मुल्क में, एक वे बना दिया, एक फ़िज़ा बना दी कि ये जो इत्तेहादी आ रहे हैं ना, अमेरिका, बरतानिया, रशिया, ये हमारे लिए नजात बन के आ रहे हैं। अवाम टर्की को ये समझाया जा रहा था, ये फ़िज़ा पैदा की जा रही थी कि ये जो इत्तेहादी आ रहे हैं ये हमारे लिए बाइस नजात आ रहे हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। अच्छा, बादशाह ने चीफ आर्मी स्टाफ को हुक्म दे दिया, मुस्तफ़ा पाशा को, कि अवाम को ये फ़िज़ा पैदा करके और अवाम को कह दिया जाए कि हथियार फेंक दी जाए और इनके खिलाफ लड़ना नहीं। मुस्तफ़ा पाशा को ये हुक्म मिला और टर्की के दो हिस्से थे। टर्की के एक हिस्से में बादशाह का हुक्मरानी थी और टर्की का जो बैकवर्ड एरिया था वहाँ बादशाह के पैगाम जाते जाते थोड़ा वक्त लगता था।
तो जहाँ वक्त लगता था उधर मुस्तफ़ा पाशा जा रहा था उनको ये समझाने के मजम्मत नहीं करनी, ये जो इत्तेहादी आ रहे हैं इनके सामने हाथ हथियार फेंक दो। जब वो वहाँ गया, वो समंदरी फासला था, काफ़ी फासला करने के बाद 2 दिन के बाद जब वो बैकवर्ड एरिया में पहुंचा, उस आवाम का जोश जुनून जज्बा देखा कि लोग बहुत जज्बा था और बहादुरी थी, अच्छा जब उसने उनका बहादुरी देखी ना, तो उसने कहा कि हाँ हम इन अत्यादियों के खिलाफ लड़ेंगे। वहाँ जाकर मुस्तफ़ा पाशा जो जनरल था आर्मी का, वो उसने अपना वे चेंज कर दिया, उसने अपना व्यूज़ चेंज कर दिया और उसने बजाय कि बादशाह की हुक्म मानने के, बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपने जाना है और जाकर उनको हथियार फेंकवाने, मगर उसने उनका जोश जज्बा देखकर कहा कि ठीक है हम इन इत्यादियों के खिलाफ लड़ेंगे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिर आगे क्या हुआ। आगे फिर उन्होंने बरतानिया, रशिया, अमेरिका के खिलाफ लड़े और कैसे तुर्की बना, सल्तनत उस्मानिया के बाद टर्की कैसे बना, तुर्की कैसे बना। अदरवाइज तुर्की ने तो दुनिया सफ़ा हस्ती से मिटे जाना था, मगर तुर्की कैसे वापस रह गया और फिर 2023 के क्या मुआहदे थे और बरतानिया ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने क्या दबाव डाला, ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फिर वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन। लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि मुस्तफ़ा पाशा जब गया बैकवर्ड एरिया में टर्की के, सल्तनत उस्मानिया के, और उसने जहाँ वहाँ का जज्बा जुनून देखा, बहादुरी देखा, लड़ने का जज्बा देखा, तो उसने बादशाह की हुक्मरानी का जो उसका फैसला था उसको डिनाई कर दिया और आवाम के साथ खड़ा हो गया। और आवाम के साथ खड़ा होकर उसने कहा हम बिल्कुल लड़ेंगे, रशिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे और मर मिटेंगे। तो उसने बजाय उनको कहता कि बादशाह के हुक्म मानो, उन्होंने उसको डील करने लगे और एज अ जनरल चीफ आर्मी स्टाफ उनकी हुक्मरानी करने लगे। और जब उसने उस अवाम की ताकत को पकड़ा और जब रशियंस, बरतानियंस, फ्रांस और अमेरिका ने अटैक किया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा, तुर्की का एक हिस्सा ने हथियार खड़े कर दिए जो बादशाह के ज़ेरे निगरानी था और उन्होंने अपना हिस्सा बरतानिया को दे दिया। मगर जो बैकवर्ड एरिया था जहां मुस्तफ़ा पाशा सरबराही कर रहे थे एज अ चीफ आर्मी स्टाफ, उसने हथियार खड़े लगे, वो लड़े और वो खूब लड़े। वो इस कदर लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने बरतानिया को शिकस्त दे दी, उन्होंने फ्रांस को शिकस्त दे दी, उन्होंने अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, रशिया को नाक को चने चढ़वा दी और आखिर इनको काफ़ी नुकसान के बाद 4 साल के 1919 को शुरू की जंग, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रशिया ने टर्की के खिलाफ, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, और 2023 में जाकर कहीं जंग खत्म हुई और इसके अंदर बरतानिया का बेतहाशा नुकसान हुआ, अमेरिका को नाक को चने चबवा दिए और फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी, रशिया का भी बेहाल हाल कर दिया हुआ। अब उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, इत्तेहादी सब निकल गए इस मुल्क से और अब तुर्की बिल्कुल आज़ाद था। अब तुर्की को दुनिया के साथ चलना था, अब दुनिया को के साथ लेकर चलना था। अब सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी, बादशाह ने अपना हिस्सा दे चुके थे, उनको दे चुका था। अब तुर्की ने कहा कि अब हमें दुनिया के साथ चलना है। अब पहले वो एक था सल्तनत 40 ममालिक पर थी, अब वो छोटी सी सल्तनत बन गई। आकर वो छोटी सी सल्तनत से मुराद कि तुर्की के टोटे टोटे हो गए, अब छोटा सा तुर्की बन गया। अब उस तुर्की पर काफ़ी जब उसने दुनिया के साथ मुआहदे करने शुरू किए तो दुनिया ने कहा हम आपके साथ मुआहदे करेंगे, मगर आप को थोड़े से हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े। तो टर्की तैयार हो गया। अच्छा, 2023 के मुआहदे वो ये थे कि टर्की पर सबसे बड़ी पाबंदी ये लगा दी गई कि टर्की अपने ममालिक का पेट्रोल नहीं निकाल सकता। टर्की खुद कफील है पेट्रोल में, टर्की के नीचे बहुत पेट्रोल है, अरब की तरह माल है, मालो माल है पेट्रोल की तरह, मगर उस वक्त पाबंदी लगा दी गई कि आप ना अपने लिए पेट्रोल निकाल सकते हो, ना पेट्रोल बाहर बेच सकते हो, ना ड्रिलिंग कर सकते हो। और टर्की उस टाइम कमज़ोर था, टर्की ने उस दस्तखत पर साइन भी किया, हाँ मैं नहीं निकालूँ। और उसके बाद एक और पाबंदी लगा दी गई कि मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो एक मेज़ है समझो ये दुनिया है, दुनिया एक तरफ दुनिया का एक हिस्सा है, एक तरफ दुनिया का एक हिस्सा है और तुर्की दरमियान में है। एक तरफ एशिया, एक तरफ बरतानिया है, यूरोप है, और एक तरफ रशिया है, अमेरिका है और जापान है। दुनिया के 2 हिस्से किए जाए तो टर्की दरमियान में होता है।
और उन दो हिस्सों को मिलाने के लिए एक छोटी सी नहर नुमा समंदर है समंदर है, मगर उसकी विड्थ, उसकी लेंथ एक नहर की तरह या एक बड़े दरिया की तरह, और वो नहर या वो दरिया टर्की से गुजरता है। और अगर वो टर्की नहर दरिया की नुमा है मगर वो है एक समंदर, अगर वो टर्की बंद कर देता है तो ये यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ, सिंगापुर के साथ, एशिया के साथ, अरब के साथ और चाइना के साथ अपनी तिजारत नहीं कर सकते। अगर इतने बड़े मालिक यूरोप, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, जापान इतने बड़े खित्ते के साथ तिजारत न कर पाए तो ये तबाह होते हैं। इन्हें मजबूरन टर्की के उस समंदर से गुजरना पड़ता है। अगर ये उस समंदर से गुजरे तो इनका इतना, वहां अगर टर्की अपना टैक्स लगा दे तो टर्की के पास इतना पैसा हो जाए कि दुनिया के किसी मालिक के पास भी नहीं। मगर इन्होंने 2023 के उस मुआहदे के अंदर इन्होंने लिख दिया कि उस नहर नुमा जो समंदर है जहां से हमारे जहाज गुजरेंगे वहां टर्की टैक्स नहीं लगा सकेगा। जब टैक्स नहीं लगा सकेगा तो टर्की कमजोर हो जाएगा। मगर टर्की उस टाइम कमजोर था। टर्की को उस मुआहदे पर उन्होंने साइन किया, हाँ हम नहीं लगाएंगे टैक्स। अब ये इंटरनेशनल समंदर है, हर इंसान गुजर सकता है। 2023 के इस दो मुआहदे के दो और भी काफी सारे मुआहदे थे, मगर ये दो मुआहदे ऐसे थे जिसने टर्की की साख को बड़ा नुकसान किया। टर्की को लेकर बैठ गए। एक वो ड्रिलिंग नहीं कर सकते थे, पेट्रोल नहीं निकाल सकते थे, अपनी जरूरत के लिए भी नहीं और अपने अवाम के लिए भी नहीं, और दूसरा वो समंदर जहां से खरबों रुपये उनको बचत होनी थी उस पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। ये दो पॉइंट्स उनकी इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया। मगर उसके बाद 2023 के मुआहदे के बाद टर्की ने एक अपनी नई शक्ल ली, और वो जो नई शक्ल है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस नई शक्ल में टर्की कैसे सेकुलर रियासत बना, टर्की ने दुनिया में कैसे एक अपनी रियासत को तरक्की याफ्ता उभारा, जबकि उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई, उसके हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए गए, उसकी आंखें निकाल दी गई। मगर उसके बावजूद टर्की ने कैसे दुनिया में अपना लोहा मनाया और टर्की ने कैसे दुनिया में अपना एक लेवल बनाया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप मेरी नई वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उसके अंदर मैं आपको बताने वाला 2023 के अंदर के बाद दुनिया में क्या चेंज आने वाला है। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। 1923 के बाद टर्की को काट दिया गया, टर्की के हाथ पांव काट दिए गए, मतलब कि उस टर्की की इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया जिस दो मेन चीज़ों पे एग्जिस्ट कर रहा था टर्की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वो समंदर, उस पर पाबंदी लगा दी। सेकंड, वो ड्रिलिंग नहीं कर सकता, पेट्रोल नहीं निकाल सकता। टर्की की इकोनॉमिक्स को तबाह करके रख दिया गया। मगर मुस्तफा पाशा ने टर्की को फिर खड़ा किया एक सेकुलर रियासत की बुनियाद पर। उसमें से इस्लाम को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। उसमें निकाब की पाबंदी लगा दी गई, निकाब नहीं लगा सकते। उसने औरत को मर्द के बराबर काम करने की इजाज़त दे दी। उसने औरत का हकूक़, औरत का लेवल मर्द के बराबर कर दिया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यूरोप में पाई जाती थी वो सारा कुछ उठाकर टर्की में लाया। सल्तनत उस्मानिया जो इस्लाम का गढ़ था ख़त्म कर दिया गया। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि टर्की के अंदर सेक्स की कोई पाबंदी नहीं है, मतलब सेक्स पर कोई सजा नहीं दी जाती हुकूमत की तरफ से। जैसे हमारे मुमालिक में तो अगर रेप किया जाए तो उस पर हुकूमत की तरफ से एक सजा रखी हुई है, हमारा आइन है, हमारा लॉ है। टर्की के अंदर सेक्स पर कोई पाबंदी नहीं। टर्की को सेकुलर रियासत बना दी गई। टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नशिप आ गई है, और टर्की के अंदर लोगों कम्युनिस्ट जैसे लोग हो गए। इस्लाम तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था वहाँ। मगर टर्की ने अपनी प्रोग्रेस पर, अपनी तरक्की पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। टर्की को इकोनॉमिक्स की तबाह होने के बावजूद टर्की अपनी मुसलसल कोशिश में लगा रहा, अपनी प्रोग्रेस की, अपनी तरक्की की, और वो आज दुनिया की सुपर पावर ममालिक की आंखों में आंखें डाल कर बात करता है। वो बरतानिया को, फ्रांस की, रशिया के, स्पेशली अमेरिका को वो बिल्कुल भी नहीं खरीदता। पाकिस्तान पर कर्जे हैं IMF के, चाइना पे भी हैं, अमेरिका पे भी हैं, बरतानिया पे भी हैं,
जापान पे भी है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पर IMF के कर्जे हैं, मगर टर्की ने सबसे पहले अपने कर्जे उठाए क्योंकि 2023 आने वाला है। टर्की 2023 की तैयारियां कर रहा है और 2023 की तैयारी में सबसे पहले उसका ये कदम था कि उसने अपने कर्जे उतार दिए, IMF से वो फ्री है इस टाइम। और उसने IMF को दावा दिया है कि मैं आपको कर्ज दूं, लोगों को कर्ज देने के लिए मैं आपको फंडिंग दूं, पहला। दूसरी बात है कि टर्की अब दुनिया में शाम हो गया, फ़लस्तीन हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, बर्मा हो गया, हंगरिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, कश्मीर का मैटर, दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी किया जाए तो टर्की सबसे पहले आवाज़ बुलंद करता है। और बर्मा में जब मुसलमानों के 5 लाख मुसलमानों को मुल्क बदल कर दिया गया, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, तो टर्की का वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान, सदर तैयब एर्दोगान और उनकी बेगम हमरा वो बांग्लादेश में है और उन्होंने बर्मा के मुसलमानों की हेल्प की, उनको गले लगा कर तैयब एर्दोगान की बीवी ने बर्मा के मुसलमानों को गले लगाया, औरतों को गले लगाया और उनकी हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की और अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, बैन अक़वामी सतह पर उनके लिए बातें की। और जहाँ भी मिस्र में, लीबिया में, शाम में और फ़लस्तीन में, इसराइल के रिलेटेड, पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो, सबसे पहले टर्की आवाज़ उठाता है। आपको कभी ये नहीं कभी सोचा कि टर्की क्यों आवाज़ उठाता है? टर्की की आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि टर्की चाहता है कि मैं दुनिया में स्पेशली मुसलमान रियासतों में अपना एक लेवल बनाऊँ, अपना एक इज़्ज़त बनाऊँ, अपना एक बहना बनाऊँ और मुझे सल्तनत उस्मानिया जैसी ताकत मिले। अच्छा, टर्की मुसलसल 2023 की तैयारी में लगा हुआ है और अब बाकी से साल 1.5 साल रह गए और अब टर्की ने IMF के कर्जे उतार दिए, मुसलमानों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अमेरिका ने उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी मगर उसने उसकी परवाह नहीं की। टर्की एक नेटो का हिस्सा है, नेटो का इत्तेहादी है, तो जो नेटो का इत्तेहादी है उनके लिए स्पेशली ये लाजम है कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं कर सकते, मगर रशिया के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा टर्की ताल्लुकात बढ़ाते जा रहा है और टर्की ने लास्ट टर्म में तो उसके साथ एक काफ़ी जदीद हेलीकॉप्टर का मुआहदा कर लिया, हेलीकॉप्टर उनसे ख़रीद रहा है और एक दुनिया में एक धड़ा बन रहा है ना, टर्की, रशिया और पाकिस्तान, ईरान, चाइना एक साइड हो रही है। तो नेटो ने उनको शो कॉस्ट नोटिस दिया, अमेरिका ने उस पर पाबंदियाँ लगा दी कि आप नेटो का हिस्सा जो है, नेटो का जो इत्तेहादी है वो रशिया से ताल्लुकात नहीं रख सकता, मगर उसने उसकी पाबंदियों की परवाह नहीं की, उसने पाबंदियों की परवाह नहीं की और उसने इस बात का अब उसने रशिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। अब जब 2023 आएगा, जब वो रशिया ड्रिलिंग कर सकेगा, टर्की ड्रिलिंग कर सकेगा, ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालेगा, सबसे पहले तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, ज़रूरत पूरी करने के बाद दुनिया को बेचेगा और उसके बाद फिर वो जो उसकी दरियानुमा समंदर है उसके मुल्क में, जो दुनिया को मिलाता है, यूरोप को एशिया को मिलाता है, जो यूरोप को, फ्रांस को, बरतानिया को और जापान को, अमेरिका को, इस साइड एशिया, सिंगापुर और अरब को मिलाता है, उस पर पाबंदी लगाएगा, सबसे पहले टैक्स लगाएगा और इन दो एफर्ट्स में सबसे पहले तो उसकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके पहले इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो अपना दिफाई मैटर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके बाद उसका सबसे पहला टारगेट है मक्का और मदीना को वापस लेना, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है मक्का और मदीना टर्की सल्तनत उस्मानिया के पास था और कहा जाता है कि जब टर्की के मुसलमान सऊदी अरब में जाते हैं हज उम्रा करने तो उनके पास एक मैप होता है, एक नक्शा होता है, उस नक्शे के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस सहाबा कराम का कहाँ जाएगा और वो उस नक्शे को ज़मीन पर रखते हैं और देखते हैं, अपने हिसाब से हिसाब बनाते हैं, हिसाब के बाद वो बताते हैं हाँ इस सहाबा कराम का इस जगह घर है और वो उतने कदम जाकर वहाँ खड़े होकर दुआ मांगते हैं और फिर जब वो मक्का मदीना के पास कहते हैं कि वो मक्का मदीना को पकड़ कर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो हमसे नाराज़ था, हम अपनी नाराज़गी ख़त्म कर और हमें मक्का और मदीने की सरबराही वापस दे, हमें ये मेज़बानी दोबारा वापस कर। और सबसे पहले तो उनका टारगेट है मक्का और मदीना को वापस लेने का। दूसरा उसका टारगेट है अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक के आंखों में आके डालकर बात करने का और पाकिस्तान, रशिया, टर्की, ईरान और चाइना एक अलग धड़ा बन रहा है और दुनिया की अलग सुपर पावर बन रही है और उसके बाद उसका ये टारगेट है सल्तनत उस्मानिया को वापस लेने का।
नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी। अगर आपको कोई इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मेरे कमेंट में लिखिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियोस बना सकूँगा। अगर आपको किसी बात पर कन्फ्यूजन है तो मैं और वीडियोस पर बना दूँगा। और ये इतनी वास्ट हिस्ट्री है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी हिस्ट्री है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अदर शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव।